Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Hassan Junaid, and today our topic of discussion is about the PARC jobs, Pakistan Agriculture and Research Council jobs. आज के जो सेशन है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अभी मार्च 2024 में कुछ जॉब्स आई हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड रिसर्च काउंसिल में साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की। उस पे अप्लाई किस तरह से किया जाए, उसका सिलेबस क्या है, टेस्ट की नोयत किस तरह से होती है और किन बुक्स और सोर्सेज से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और साथ ही जो एंड है उस पर क्वेश्चन आंसर सेशन का टाइम दूंगा। जितना मुझे पता होगा उतना कोशिश करूंगा आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराता चलूं। मेरा नाम डॉक्टर हसान जुनेद है और मैं लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब में 2016 से एज ए वेटरनरी ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ। जो मेरा बैकग्राउंड रहा, सीजीपीए रही वो 3.84 आउट ऑफ 4 रही। बीजेडयू मुल्तान से मैंने जो है वो डीवीएम किया और थ्रू आउट द डिग्री मेरी सेकंड पोजीशन ही रही है हर सेमेस्टर में। 2013 में मैंने जो है वो जॉब प्राइवेट से आगाज किया था। दो तीन प्राइवेट ग्रुप बदले, अच्छी सैलरी थी, अच्छे पर्क्स एंड बेनिफिट्स थे, लेकिन फिर किसी ने मशवरा दिया कि गवर्नमेंट की तरफ चलना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योर होती है। तो 2016 में कुछ दोस्तों के साथ वैसे ही टेस्ट देने गया, टेस्ट पास हो गया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू पास हो गया। फिर जब सबसे मशवरा किया कुछ दोस्तों से तो उन्होंने यही कहा, कुछ लोगों से, कुछ रिलेटिव से, कि गवर्नमेंट जॉब ही ज्वाइन करनी चाहिए। तो 2016 से मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर आ गया। जब से फिर मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर आया तो मैंने कुछ फिर तैयारी शुरू की, सीएसएस, पीएमएस और वन पेपर एग्जाम्स की। उसमें मैंने 2019 में एक अटेम्प्ट भी दी थी। उसमें मैंने पीएमएस में ना वेटरनरी साइंसेस का सब्जेक्ट रखा था। उसमें मेरे 200 में से 143 मार्क्स आए। बेसिकली ये मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये स्टडी वाला जो है वो किस तरह से आगाज किया। मैं ऑनलाइन बैचेस बेसिकली रन करता हूँ। 2019 से अब तक 5 साल हो गए हैं, ना सिर्फ वेटनरी के बल्कि जो हैं वो जनरल नॉलेज के। बेसिकली तो मैंने जनरल नॉलेज के करना शुरू किए थे, फिर किसी स्टूडेंट ने मुझे मशवरा दिया कि आप साथ में वेटनरी के भी जो हैं वो बैचेस लॉन्च किया करें। और 2019 से लेके 2022 तक मोर देन 80 स्टूडेंट जो हैं एज ए वेटनरी ऑफिसर सिलेक्ट हुए हैं, अ, जो मेरे अंडर। आप वैसे वो मैं अपना तो नहीं कह सकता, हर बंदे की जो होती है वो एक अपना कैलिबर होता है, हर बंदे की अपनी एक मेहनत होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बेसिकली आगाज किया 2022 के बाद। 2022 से 2024 तक वेटनरी की आप लोगों के सामने कोई सीटें नहीं आई। अगर हम बेसिकली पंजाब की बात कर लें, वैसे सिंध में, आजाद जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान और केपीके में जॉब्स आई। केपीके के स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू मैंने हेल्ड किए थे, उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट हुए। अगर बात कर ली जाए लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, दो एग्जाम्स 2022 में मैंने दिए। एक पोल्ट्री कैडर का था, वो मेरा क्लियर हुआ। एक हेल्थ कैडर का था, वो मेरा क्लियर हुआ। जनरल नॉलेज के पेपर्स की एक बात कर ली जाए, एफ आई ए 2019 का एग्जाम क्लियर किया, एमओडी आईएसआई 2021 का मैंने एग्जाम क्लियर किया, एएसएफ 2022 का एग्जाम मैंने क्लियर किया। लेकिन मेरा जो मेन एम है वो पीएमएस का एग्जाम है। लेकिन वो देखें, अब टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन अभी मेरा मतलब दो अटेम्प्ट्स बाकी हैं, एक अटेम्प्ट मैंने दी हुई है, उसमें भी मेरे अच्छे नंबर थे। ये सारा कुछ बताने का आप लोगों को जो सारा एक मैंने सिनेरियो बताया है, इसमें इसको लग ये रहा है कि सेल्फ प्रेजिंग है। शायद कहीं कर भी गया हूं मैं सेल्फ प्रेजिंग। बताने का मकसद ये था कि चीजों के ऊपर मेरी ग्रिप है। और बेसिकली स्टूडेंट्स जो है ना वो पहली चीज यही देखता है कि अगला बंदा क्या करता है। हालांकि मेरा मानना ये है कि आप लोगों को टीचिंग मेथडोलॉजी देखनी चाहिए, कि मैं आपको मतलब आज का सेशन में आपको दे रहा हूँ, आप मेरे से कितना गेन कर सकते हैं, क्या मैं अपनी बातें आपको समझा सकता हूँ। असल चीज वैसे ये होनी चाहिए। तो खैर,
अब हम डायरेक्टली आते हैं जो आप लोगों के इंटरेस्ट की चीज है, जिस चीज की वजह से आप लोगों ने मेरा सेशन ज्वाइन किया हुआ है। PARC की जॉब्स, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की जॉब्स हैं, पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती काउंसिल की। इसमें जी हमने एडवर्टाइजमेंट देखी, 5 मार्च को एक एडवर्टाइजमेंट आती है, और उसमें कहा जाता है कि साइंटिफिक ऑफिसर की SPS 8 की रेगुलर बेसिस की जॉब्स हैं, जिनकी तादाद 180 है और एज लिमिट 32 ईयर्स है। SPS 08, कुछ जो हमारे अदारे हैं जैसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, या हमारे जो रिसर्च के अदारे होते हैं, उनका अपना एक पे स्केल होता है। हम जैसे कहते हैं ना, ग्रेड 14, 16, 17, 18, ये अपना SPS स्केल एक लेके चलते हैं हम। अगर SPS 8 को कंपेयर करना चाहें ग्रेड सिस्टम के साथ, BS सिस्टम के साथ, ये 17 ग्रेड बनता है ऑलमोस्ट। और रेगुलर का मतलब है परमानेंट जॉब्स, कंट्रैक्ट बेस पे नहीं है, रेगुलर है, परमानेंट जॉब है। 180 सीट्स की तादाद है, और एज लिमिट इसके अंदर 32 ईयर्स तक का जो है। और कुछ एज रिलैक्सेशन है, वो एज रिलैक्सेशन जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, वो कुछ वो वाले सीन आ जाते हैं। इनको अभी मैं आपको हर सीट को आगे चल के पहले एक्सप्लोर करेंगे, इस सीट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ फिलहाल। दूसरे नंबर पे सेकंड जॉब आई, उसके अंडर ही है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, SPS 7। ये ऑलमोस्ट 16 ग्रेड की जॉब बन जाती है, रेगुलर है, मतलब कि ये आपकी परमानेंट जॉब है। 60 सीट्स हैं, 30 ईयर्स एज लिमिट है इसके अंदर आपकी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, उसमें जो जॉब्स आती रही हैं, वो प्रोजेक्ट बेस होती हैं। 1 साल का प्रोजेक्ट, 2 साल के प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट्स को आमतौर पे एक्सटेंड नहीं किया जाता। और सेकेंडली, इससे पहले भी स्टूडेंट्स पिछले सालों में जाते रहे टेस्ट देने इन्हीं सीटों का। तो जरा टेस्ट और इंटरव्यू की जो नौयत है, वो देख के ये लगता था कि सिर्फ और सिर्फ ऑलरेडी फिक्स्ड है काम, और सिर्फ एक जो है ना, खाता पूरी किया जा रहा है काम ना। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट के वहां पे टेस्ट का प्रॉपर निजाम नहीं, मतलब प्रॉपरली प्रिंटेड पेपर भी नहीं था। 10 से 15 मिनट पहले पेपर एक टाइप किया गया, फिर जिन्होंने क्लियर कर लिया, इंटरव्यू में भी कोई बस पैनल 8-10 लोग बैठे हुए हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछी जा रहे हैं, और जो है ना जायजा, और एक सिस्टम बस चलाई जा रहे हैं, एक जो मतलब बस दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, और उसके तहत हमने बंदे जो हैं वो रखे हैं। इस दफा थोड़ा सा सीन डिफरेंट है। इस दफा ये रेगुलर जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स हैं, और आपसे वो फीस भी ले रहे हैं। पहले इसकी फीस नहीं होती थी, 1000 इसकी फीस भी है। मुझे नहीं पता आगे चल के क्या होगा। इस्लामाबाद में इनका टेस्ट होता है, काफी दूर जाना पड़ता है लोगों को, काफी किराया भर के। आगे टेस्ट वो किस तरह से लेते हैं, या जो इंटरव्यू का सिनेरियो है वो किस तरह से मतलब करते हैं, क्या इस दफा भी वही रवायत बरकरार रखते हैं जो पिछली है या नहीं। लेकिन उसमें इस दफा आपको कुछ किरदार अदा करना होगा। ठीक है, अब डिजिटल दौर है, चीजें बेहतर हो गई हैं। अ, आपके साथ इस तरह का कोई सीन हो, एग्जाम आप देख रहे हैं, पेपर आउट है, उठ जाए, ठीक है, वो मैं आपको बाद में एक लाया अमल बताऊंगा, जिसके तहत आप चीजों को, क्योंकि देखिए 240 सीटें अच्छी और हाईली जो है ना, हाईली कैलिबर वाली सीटें रिसर्च काउंसिल की हैं। पेस भी अच्छी है, रेजिडेंस भी आपको मिलती है, और जो है एक अच्छा इदारा है। ये सीट्स आप में से, जाहिर बात है, अप्लाई तो हजारों करेंगे, सिलेक्ट 240 ने होना है, लेकिन एटलीस्ट वो 240 वो होने चाहिए जो ऑन मेरिट आए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है वो खुद ही इंटरनल ही कोई सिलेक्शन करके रख ली जाए, जो कि पिछले सालों में हमें देखने में नजर आता है। आप में से कई लोग पिछले साल जा चुके हैं और देख चुके हैं। बस फर्क इस दफा ये है कि वो कंट्रैक्ट बेस्ड थी, इस दफा ये रेगुलर है, तो मे बी पॉसिबल जो निजाम है वो बेहतर हो। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अ, हम अब थोड़ा सा इनकी जॉब डिटेल के ऊपर जाते हैं। जॉब डिटेल्स में देखिए, साइंटिफिक ऑफिसर SPS 8, ये साइंटिफिक ऑफिसर की है। प्रोजेक्ट PARC मेन, मतलब इस दफा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मेन ये सीट्स हैं।
स्केल SPS 8 है, रेगुलर है, नंबर ऑफ पोस्ट 180 है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, कहीं भी पाकिस्तान में आपको अपॉइंट कर सकते हैं। इनके 20-25 सेंटर हैं डिफरेंट एरियाज में जहां पे ये आप लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर इसकी एज और क्वालिफिकेशन सेट को देख लिया जाए, वैसे तो एडवर्टाइजमेंट में भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा ना क्लियर करके चीजें, और ये वेबसाइट के ऊपर से ही चीजें हैं। एज 32 है जी। एजुकेशन देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है सबको। एजुकेशन उन्होंने कहा है MSc ऑनर्स, एमफिल, MSc इंजीनियरिंग और इक्वावेलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स की क्वालिफिकेशन मांगी गई है जी, जिसका सीधा सीधा मतलब है एमफिल। जो SO की सीट पे, साइंटिफिक ऑफिसर की सीट पे अप्लाई करना चाह रहा है, उसका एमफिल होना लाजमी है। लास्ट डेट है अप्लाई की 19। अच्छा, कुछ लोग इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं शायद DVM में, आपको वो एडवर्टाइजमेंट्स में से दिखाता हूँ। इसकी एडवर्टाइजमेंट में ना, बेसिकली ये देखिएगा, जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखी, वही वाली सारी चीजें, साइंटिफिक ऑफिसर का क्या क्या क्राइटेरिया है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट वो कहता है MSc ऑनर्स, एमफिल, MSc इंजीनियरिंग और एक्वावेलेंट क्वालिफिकेशन, 18 ईयर ऑफ एजुकेशन इन रेलेवेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट डिवीजन, CGPA फलां फलां फलां। दूसरे पॉइंट पे आके ना कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं इन एनिमल साइंसेज प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग बेसिक डिग्री ऑफ DVM। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये लिखा हुआ है पॉइंट DVM, तो इसका मतलब है DVM वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। इस तरह तो अगर हम सिर्फ अकेला तीसरा पॉइंट पढ़ें, तीसरे पॉइंट में वो कहता है गुड रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल। इसका मतलब अगर हम सिर्फ तीसरे पॉइंट को लेके बैठ जाएं, आप में से जो अच्छा बोल सकता है, अच्छा लिख सकता है, तो क्या उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उसके पास कोई भी डिग्री ना हो? ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कंडीशनल हैं, आप इनको अलग अलग नहीं पढ़ सकते। पहले पॉइंट में उसने बताया है ये एमफिल होना चाहिए, MSc, इवन के इंजीनियरिंग वाले भी आगे, इससे आगे वाला भी मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो लोग एमफिल, जिन लोगों का उन सब्जेक्ट्स में भी होना जरूरी है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके साथ उसने कहा है कि एनिमल साइंसेज वाले पोर्शन में जिस बंदे की बेसिक डिग्री DVM होगी उसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी फील्ड के लोग, सोशल साइंसेस के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि एमफिल का वो बंदा जिसकी बेसिक डिग्री DVM होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड थर्ड पॉइंट, गुड कम्युनिकेशन एंड ओरल, गुड रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स भी उसके अंदर होनी चाहिए, तो उस बंदे को हम प्रेफर करेंगे। तो यहां से ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि साइंटिफिक ऑफिसर पे सिर्फ जो है वो एमफिल बंदा अप्लाई कर सकता है, और एमफिल में भी सब्जेक्ट्स हैं। वो सब्जेक्ट्स जी ये दिए हुए हैं, आपका इन्हीं सब्जेक्ट्स में किसी एक के अंदर जो है ना जी एमफिल होना चाहिए। ये एक मिनट, आपके मुझे ना कमेंट्स शो नहीं हो रहे, मैं देख लूं यहाँ पे कोई शायद। अच्छा, तो सब्जेक्ट्स भी देखिए, उसने कहा कि एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, डेयरी टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, पैरास्टोलॉजी, वैक्सीनोलॉजी, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। एमफिल भी आपका इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है उसने सारे सब्जेक्ट ही गिनवा दिए हैं जिनके अंदर आमतौर पे एमफिल आप लोग करते हैं। तो उसने ये गिनवा दिए हैं। ये मैंने सिर्फ एनिमल साइंसेज की लिस्ट ली है, इसके नीचे और भी लिस्ट थी, सोशल साइंसेज वाले कौन से होने चाहिए, इंजीनियरिंग वाले कौन से होने चाहिए जिनका एमफिल है। तो चूंकि हमारा ये सेशन DVM स्टूडेंट्स के साथ है, तो मैं सिर्फ आपकी डिग्री से रिलेटेड बता रहा हूँ। बाकी एडवर्टाइजमेंट में आप बाकी भी देख सकते हैं उसने क्या क्या चीजें मेंशन की हैं।
इसके अगर सिलेबस की बात कर लें, ये आपके, हाँ वो जो है ना डिसअपियर हो गए थे, तो वो जो है, देखिए मैं आपके क्वेश्चंस ना आखिर में इंशाल्लाह सारे ही एड्रेस करूंगा, तब तक मैं ये इसको एंड नहीं करूंगा मीटिंग को। यहाँ पे देखिए नहीं है आपका सब्जेक्ट जो आप कह रहे हैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसका जो सिलेबस है, वैसे आम तौर पे जो पिछले सालों में आपका पेपर हुआ उसमें 50 मार्क्स का पेपर आता था। 40 मार्क्स का आपका होता था सब्जेक्ट रिलेटेड, और 10 मार्क्स का आपका होता था जीके बेस्ड, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में 8 9 सब्जेक्ट आ जाते हैं, वो सारे इंक्लूड होते हैं। इस दफा आपका पेपर 70 मार्क्स का होगा, और उम्मीद है कि प्रॉपर तैयार कर किया हुआ पेपर होगा। और जो 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अब जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका पेपर होगा ना, तो जिस जो एसओ की सीट पे अप्लाई करेगा, हम एसओ की बात कर रहे हैं, तो कोशिश यही करते हैं ये कि अगर एक शख्स का एमफिल बायोटेक्नोलॉजी में है, तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही 70 क्वेश्चन होंगे। 70 क्वेश्चन सारे के सारे तो नहीं, जो उसमें से लगा लें 30 40 एमफिल से रिलेटेड होंगे, और 30 के करीब आपके बेसिक डीवीएम में से होंगे, और 30 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज में आगे 7 से 8 सब्जेक्ट आ जाते हैं, इन चीजों को हम आगे जाके तफसील में कवर करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम तो ये भी देखने में आया कि एक शख्स का एमफिल है बायोटेक्नोलॉजी में, जब रोल नंबर स्लिप आती है तो उसके नाम के आगे, सब्जेक्ट के आगे न्यूट्रिशन लिखा होता है, मतलब कि उसको न्यूट्रिशन वाले सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ जाता है। ये कुछ इनकी सीट्स की अरेंजमेंट होती है, इसमें हम हमारी इंटरफेरेंस नहीं होती। कुछ लोग उसको चेंज करवा लेते हैं ईमेल करके, कॉल करके, कोई रिसोर्स पढ़ता हो। अदरवाइज लास्ट ईयर ये भी हुआ कि किसी का सब्जेक्ट है जी मेडिसन, और उसको 70 मार्क्स का पेपर देना पड़ा न्यूट्रिशन का। जब वो रोल नंबर स्लिप्स आती हैं उसके ऊपर लिखा होता है। एसओ की बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की। देखिए, पोस्ट नेम है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, एएसओ। प्रोजेक्ट पार्क मेन, मेन रेगुलर बेस पे सीट है। SPS 7 है, इसको हम ग्रेड 16 कह सकते हैं। रेगुलर बेस जॉब है, परमानेंट जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 16 है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। ये आपकी कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हैं, इनके मोर देन 20 सेंटर्स हैं जिनमें कहीं भी आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है। अच्छा, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर का देखिएगा अब, एज लिमिट और बाकी चीजें। एज लिमिट यहाँ पे पहला आप देखिए 30, 60 इसकी जो है वैकेंसीज हैं। और अब इसके क्वालिफिकेशन सेट देखिएगा, BSc ऑनर्स, DVM, और एक्वावेलेंट सर्टिफिकेशन ऑफ 16 ईयर एजुकेशन in relevant discipline with first division or CGPA 3 or more in the highest degree, which with not more than one second division or grade C in the academic career। एक तो आपकी CGPA 3 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे DVM की डिग्री हो या BSc ऑनर्स की डिग्री हो। BSc ऑनर्स की डिग्री किसमें हो? इन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट्स अगली स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। जब ये आया है एडवर्टाइजमेंट, तो उस एडवर्टाइजमेंट में सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं। मतलब ना सिर्फ DVM वाले अप्लाई कर सकते हैं ASO की सीट पे, बल्कि BSc ऑनर्स वाले भी कर सकते हैं, जिन्होंने रेलेवेंट डिसिप्लिन में अगर BSc ऑनर्स किया हुआ है 4 ईयर का आफ्टर FSc। उनकी एजुकेशन 16 ईयर ही बनेगी उनकी भी, और DVM की एजुकेशन बनती है हमारी 17 ईयर। तो जो DVM बेस होगा बंदा या बंदी, वो सिर्फ ASO की सीट पे अप्लाई कर सकता है। ये मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया पीछे लास्ट स्लाइड में,
कि एसओ की सीट पे उन्होंने 18 ईयर ऑफ एजुकेशन डिमांड की है, जबकि डीवीएम 17 ईयर ऑफ एजुकेशन है। तो साथ आप लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते जिनका सिंपल डीवीएम है, वो सिर्फ एएसओ की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों का बीएससी किन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, ये थोड़ा सा क्लियर करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन और लास्ट डेट दी हुई है। 19 मार्च है जी लास्ट डेट इसकी। कैसे अप्लाई करना है उसका तरीका आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और डिसिप्लिन सेम वही डिसिप्लिन है जो पहले क्या कहते हैं दिखाए गए थे। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ब्रीडिंग जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, डेयरी टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वैक्सीनोलॉजी, जोलॉजी, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, इनमें किसी ने अगर किया हुआ है बीएस ऑनर्स तो वो भी एलिजिबल है एएसओ के लिए। और जिसने अकेला डीवीएम किया हुआ है वो भी एलिजिबल है एएसओ की सीट के लिए। अब हम आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई के ऊपर। इसके ऊपर आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है। अच्छा, इनका जो चार्ट है ना उसके ऊपर छोटा छोटा सा करके लिखा हुआ है, चीजों की समझ नहीं आती। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ ना क्लियरली लिखा हुआ है। असल में हम लोग जो हैं बीएस एनिमल न्यूट्रिशन, आप देखिए एनिमल न्यूट्रिशन का बिल्कुल सब्जेक्ट दिया हुआ है ये। तो एनिमल न्यूट्रिशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं एएसओ की सीट पे। जिसने बीएस एनिमल न्यूट्रिशन किया हुआ है वो एएसओ की सीट पे अप्लाई कर सकता है। और अगर उसने एमफिल किया हुआ है या एमएस किया हुआ है तो वो एसओ की सीट पे भी अप्लाई कर सकता है, साइंटिफिक ऑफिसर की भी। अब अप्लाई कैसे करना है, बेसिकली जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट होती है असल चीज वो ही होती है, उसके जो एक एक वर्ड होता है वो आप समझ लें कि रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। यहाँ उन्होंने आपको सारा बताया हुआ है। जी सेम पैटर्न, ये चल के आगे बात होगी इस पे। देखिए जी, interested candidates qualifying the above eligibility criteria and possessing requisite expertise may apply online। ऑनलाइन अप्लाई होगा जी इसका थ्रू पीएआरसी वेबसाइट विद इन 15 डेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अब ये चूंकि 5 को आई थी, 15 डेज इसके अगर 5 के दिन को काउंट करें तो 19 मार्च बन जाता है। 19 मार्च तक आपने इस पे अप्लाई करना है। Application form duly filled and signed by the applicant along with bank draft of RS 1000। 1,000 रुपए का आपने चालान भरना है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रुप के अंदर मैंने लिंक भी भेजा हुआ है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है। ये मैं आपको यहाँ पे चीजें धुंधली है, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये पीएआरसी की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं ग्रुप में दे दूंगा। यहाँ पे आपने सीएनआईसी और पासवर्ड डालना होता है, वो जिनका पिछले साल जिन्होंने अप्लाई किया था और उनका अकाउंट बना हुआ है। अब जिनका सीएनआईसी पिछले साल रजिस्टर्ड हो गया था तो वो जैसे ही अपना सीएनआईसी डालेंगे तो वो अगर नया अकाउंट बनाना चाहेंगे तो उनका अकाउंट नहीं बनेगा, उनका लिखा आ जाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है। हाँ जी, नहीं ऑनलाइन जॉब पोर्टल नहीं इसका आपको लिंक में ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। पीएआरसी का एक प्रॉपर लिंक है, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आप आएंगे। आपने जिन लोगों ने इससे पहले कभी अप्लाई किया है पिछले सालों में पीएआरसी की जॉब पे जो कंट्रैक्ट बेस आती रही है, तो आपका प्रोफाइल बना होगा, आपने सिर्फ सीएनआईसी और पासवर्ड पुट करके लॉग इन करना है। और आगे एजुकेशनल डिटेल सब कुछ वो आपकी ऑलरेडी हुई होंगी, आपने जस्ट वहां पे साइंटिफिक ऑफिसर और एएसओ की सीट उसके ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देना है। जिन लोगों का ने आज तक इस पे कभी अप्लाई नहीं किया वो न्यू यूजर्स हैं, तो वो यहाँ पे रजिस्टर हेयर करेंगे। पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। जी 2023 फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके ट्रांसक्रिप्ट उनको मिल चुका हुआ है और उस पे डेट 19 मार्च से पहले की है। ये चीज याद रखिएगा, किसी भी जॉब पे अप्लाई करते वक्त
क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट ना भी हो तो उन पे अप्लाई किया हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसने पीवीएमसी का उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, और पीवीएमसी आजकल सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, पीवीएमसी पे अप्लाई करके सर्टिफिकेट पे उसकी रिसिप्ट और उसके डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेने हैं कि मैं क्लोजिंग डेट से पहले अप्लाई कर चुका हूं। अदरवाइज, इन अदर केस आप टेस्ट पास भी कर चुके हो, ये सिर्फ पीएआरसी नहीं, पीपीएससी, एफपीएससी, सब कुछ हुआ हो, आप वहां जाएंगे तो वो आपका टेस्ट भी पास होगा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा जिस वक्त आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होती है। ट्रांसक्रिप्ट इज वैलिड, ट्रांसक्रिप्ट आपका वैलिड होता है। ये कुछ इश्यूज हैं, ये पीएआरसी ही आपके हल कर सकता है। जैसे आप बता रहे हैं कि आपने इससे पहले कभी अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन वहां पे आपका आ रहा है और पासवर्ड आपको याद नहीं है, इन्होंने नीचे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, मतलब आप रिकवर भी नहीं कर सकते पासवर्ड किसी तरीके से। तो ये थोड़े बहुत जो हैं वो इश्यूज हैं इसमें। एक आप तरीकाकार ये करके देख लें, सीएनआईसी का ना एक डिजिट चेंज कर लें अपना, ईमेल अलग डाल लें, मोबाइल नंबर अलग डाल लें, इस तरह से करके आप देख लें, तब हो जाता है। वैसे अब कोशिश करें कि ये चीज आप पीएआरसी को ईमेल करें, उनसे कांटेक्ट करें, अभी काफी दिन पड़े हैं। और एज ए लास्ट रिजॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि आप अगर एज ए लास्ट रिजॉर्ट ये चीजें नहीं हो रही, तो फिर ये आपके पास ऑप्शन मतलब फिर आ जाता है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक और ऑप्शन भी है जो पीएआरसी के एक स्टूडेंट ने मुझे बताया है, कि आप यहां से फॉर्म डाउनलोड करके ना उसको फिल करके आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट भेजने भी हैं। नहीं जी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस अगर आप आखिर में रख लेना, क्योंकि इस तरह तो हम ये चल ही नहीं पाएंगे। और एक इशू ये आ रहा है, आपके जो क्वेश्चंस है ना वो मुझे शो होना बंद हो जाते हैं अगर मैं उसी वक्त उनको एड्रेस नहीं कर रहा। ये आप ना क्वेश्चंस एंड के ऊपर रख लें काइंडली, ये जो आपके इश्यूज हैं इनका मैं कुछ ना कुछ आपको गाइड कर दूंगा। तो आप क्या करेंगे, पीवीएमसी वाला जी, पीवीएमसी के लिए लाजमी तौर पे अप्लाई कर दें, आपके पास अप्लाई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अदरवाइज यकदम वेटनी ऑफिसर्स की जॉब आ गई पंजाब में, सिंध में, केपीके में, जिस भी प्रोविंस से आप तल्लक रखते हैं, और आपका अप्लाई ना हुआ हुआ, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे उस जॉब के। और जॉब्स देखिए 2022 में आई थी इससे पहले, अब जाके 2024 के अंदर आ रही हैं जॉब्स, वो भी पीएआरसी की आ रही हैं। तो जिनको सीएनआईसी पासवर्ड याद है वो डायरेक्टली लॉग इन करेंगे, और उनका आगे प्रोफाइल भी बना होगा, उन्होंने सिर्फ फॉर्म को सबमिट करना है। जो नहीं, मतलब जिनका इस दर बना हुआ, वो न्यू रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर में अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सीएनआईसी, पासवर्ड कोई चीज करेंगे, ईमेल, कांटेक्ट नंबर और रजिस्टर। आप लोग ये वाली चीज कर देंगे तो अगेन आपके पास जो ये जिनका हो जाएगा, अगेन उनके पास ये वाला पेज आ जाएगा, सीएनआईसी और पासवर्ड। जो सीएनआईसी उन्होंने डाला है वो, और जो पासवर्ड उन्होंने सेलेक्ट किया है, जो जिसने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है, वो यहाँ पे पुट करके लॉगिन करेंगे। आप लोग लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा इस तरह से। जो तो ऑलरेडी लॉगिन, जिन्होंने ऑलरेडी मतलब पासवर्ड, और जिनके पास अपना सीएनआईसी है, पिछले साल वो अप्लाई कर चुके हैं, उनकी ये सारी चीजें ऑलरेडी फिल्ड होंगी। और ये ड्राइंग कौन करना शुरू हो गया इधर? और ये ड्राइंग ना करें यार, इसको मैं एनोटेशन बोलते हैं इसको, जिसको मैं यहाँ से, अच्छा अच्छा, अब आप ड्राइंग नहीं कर सकते। ओके, अच्छा। जिन लोगों ने तो पहले पिछले साल अप्लाई किया उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ ऑलरेडी पुट होगी, एकेडमिक रिकॉर्ड भी, वर्क एक्सपीरियंस भी, कंप्यूटर स्किल, जो जो खाने दिए हुए हैं, इनमें से जो चीजें आपके पास हैं उसको ऐड कर दें, जो चीजें आपके पास नहीं है उसको स्किप कर दें। ये लाजमी नहीं है कि आपके पास कोई कंप्यूटर की स्किल्स या बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। जो मेन रिक्वायरमेंट होती है हमने उसको फोकस रखना होता है। पब्लिकेशन अगर आपकी नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे आप। आपके पास उन्होंने आपसे जो चीज मांगी है, वो मांगी है साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 18 ईयर ऑफ एजुकेशन मींस एमफिल, साथ में 32 ईयर्स ऑफ एज से नीचे एज होनी चाहिए, और सीजीपीए 3 से ऊपर होनी चाहिए।
सिमिलरली एएसओ के लिए आपका बीएस ऑनर्स, उसके सब्जेक्ट्स उसने बता दिए, या डीवीएम आपका होना चाहिए, एज आपकी 30 ईयर से लेस होनी चाहिए, और सीजीपी आपकी 3 से ऊपर होनी चाहिए। मेन जॉब की रिक्वायरमेंट्स यही है जो आपने यहाँ पुट करनी है। आप ये डेटा वगैरह अपना यहाँ सारा पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा, वो नीचे दो जॉब्स ये दी होंगी, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको। असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर एंड साइंटिफिक ऑफिसर, व्यू पे आप क्लिक करेंगे और आगे आपने डेटा तो अपना पुट कर दिया ऑलरेडी। वो प्रोफाइल बनाना होता है। आप में से कई लोगों का प्रोफाइल वो पिछले सालों में बना हुआ है। जो न्यूली 2023 या 2024 के ग्रेजुएट, 2024 वाले तो अभी निकले ही नहीं होंगे, वो इंटर्नशिप कर रहे होंगे, 2023 वाले हैं, वो लोग न्यू प्रोफाइल जब बनाएंगे, व्यू पे यहाँ पे जब सारी चीजें पुट कर देंगे, व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आप प्रिंट का ऑप्शन करेंगे और उस पीडीएफ फाइल को आपने अपने पास सेव कर लेना है। ये ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ आप लोगों ने डॉक्यूमेंट भी भेजने हैं। आज मेरी बात पीएआरसी के ही एक जो है ऑफिशियल से हो रही थी, तो वो इवन बल्कि वो ये कह रहे थे कि ऑनलाइन भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म डाउनलोड करके देखिए, जो जिसने ये सारा प्रोसेस किया उसका जो फॉर्म होगा वो फिल हो जाएगा कंप्यूटराइज्ड। जिसने ये प्रोसेस नहीं किया वो डायरेक्टली फॉर्म डाउनलोड कर ले और उसके ऊपर हैंड रिटन लिख दे सब कुछ। ठीक है। असल चीज आपने ये चीजें भेजनी है, क्योंकि फीस जो आपने भरनी है 1000, उसका आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। बैंक ड्राफ्ट आपको 1000 रुपए का बनवाना है, पीआरसी के नाम का। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप वहां जाएंगे, बैंक ड्राफ्ट बनाने का वहां पे एक उनको पता होता है, बैंक वालों को, उन्हें कहेंगे कि इस नाम पे मेरा बैंक ड्राफ्ट बना दें। आपको ये चीज ऐसे भी पता, जिसको ये चीज नहीं पता तो इसका मतलब उसके पास पीवीएमसी सर्टिफिकेट है ही नहीं। क्योंकि जिस बंदे ने पीवीएमसी के लिए अप्लाई किया तो वहां भी हमें बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। बैंक में जाके हम पीवीएमसी के नाम का बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं। और अगर आपने ये नहीं बनवाया, आपके फैमिली के किसी मेंबर ने बना दिया था, तो उस फैमिली मेंबर को कहें कि दोबारा से जाके एक बैंक ड्राफ्ट 1000 रुपए का जो है वो पीएआरसी का नाम का भी बनवा लें। वो ले आएंगे वो बैंक ड्राफ्ट, और जो आपने फॉर्म प्रिंट किया होगा उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करके वो फार्म और बैंक ड्राफ्ट आप लोगों ने एक एड्रेस पे भेज देने हैं, और वो एड्रेस इनकी वेबसाइट पे मेंशन है। ये रहा जी, डिप्टी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, रूम नंबर 220, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, प्लॉट नंबर 20, अतातुर्क वेन्यू, G5/1, इस्लामाबाद। ये आप टीसीएस करवा लें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे तो आजकल पाकिस्तान का जो है हमारा अपना जो पोस्टल सर्विस है उसका निज़ाम भी अच्छा हुआ है, आप उसके थ्रू भी भेज दें तब भी कोई मसला नहीं। इस एड्रेस के ऊपर आपने वो बैंक ड्राफ्ट और अप्लाई वाला फॉर्म आपने इस एड्रेस के ऊपर भेज देना है। यूं आपका जी इस सीट के लिए बेसिकली अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, जब आप अप्लाई करते हैं ना, वहां पे ये लिखा हुआ आ जाता है, अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है? 19 मार्च। इसका मतलब आप 16 या 17 को भेज दें ये फॉर्म जो है। आफ्टर द ड्यू डेट अगर उनको फॉर्म रिसीव हुआ 20 या 21 को, तो वो आपका नहीं होगा काबिल कबूल, आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए कोशिश करें इसका अप्लाई आप 15-16 को करके फॉर्म को भेज दें। टीसीएस के थ्रू भेजते हैं, उसकी फीस ज्यादा है, लेकिन आप सिक्योर ये हो जाते हैं, आपको मैसेज आ जाता है। जो आपका है पोस्टल सर्विस, वैसे तो अब वो अदारा भी काफी बेहतर हो गया है, अगर उसके थ्रू भी भेजते हैं विद इन 1 to 2 डेज वो भी चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं उनमें एरर और ओमिशन के चांसेस रहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरीके से फॉर्म को भेजते हैं।
तो ये जी हमारा अप्लाई का तरीकाकार था। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर दूंगा, और जो प्रिपरेशन का तरीकाकार है वो 10:45 पे दोबारा से सेशन स्टार्ट करूंगा। ये दो हिस्सों में हमारी वीडियो होगी, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी। हाउ टू अप्लाई की एक वीडियो होगी, और जो है हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम उसकी अलग वीडियो होगी। 10:45 पे आप इसी लिंक से मुझे दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। तब तक अब मैं आपके अप्लाई के किस तरह से करना है और इसमें कोई आपकी क्यूरीज हैं तो उनको एड्रेस करूंगा। जिन लोगों ने पहले क्वेश्चन पूछ लिया ना, वो मुझे अब शो नहीं हो रहे, दोबारा आप कॉपी पेस्ट कर दें एक एक करके। जी, किसी भी बैंक से आप ड्राफ्ट बना सकते हैं जिस बैंक में आपका अकाउंट मौजूद है। नहीं, जो ऑनलाइन आपने अप्लाई किया उसी फॉर्म का प्रिंट निकलवा के, वो कंप्यूटराइज आपका सारा फिल हुआ होगा। ठीक है जी। और वो कंप्यूटराइज जो फिल हुआ होगा उसके ऊपर आपने सिग्नेचर करनी है, और बैंक ड्राफ्ट लेना है और उसको आपने भेज देना है। न्यू फॉर्म को नहीं भेजना, उसी ऑनलाइन वाले अप्लाई को। जी, एमफिल का भी आरवीएमपी लाजमी है। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जिसका एमफिल रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो जो है वो आपका पीवीएमसी। अच्छा, नहीं, इसमें ना थोड़ा सा आप पूछ लीजिएगा पीएआरसी वालों से, क्योंकि इसमें वो ना इंजीनियरिंग वालों से और बाकी भी जो है ना डिपार्टमेंट, उनके भी एमफिल के लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका सिर्फ एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड होता है। लेकिन मेरा सॉफ्ट सिग्नल ये है कि इंजीनियरिंग भी होती है ना, तो उन्हें भी अपनी कौंसल से रजिस्टर्ड होना पड़ता है, अदरवाइज आपकी वो डिग्री को वैलिड नहीं माना जाता। तो आपकी अगर वो नहीं है, उसके लिए अप्लाई कर दें। अप्लाई के डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे। यू कैन अपेयर इन एग्जाम, यू कैन अपेयर इन एन इंटरव्यू। एक एक करके यार, कितने सारे क्वेश्चन कर दिए, पीछे वाले जो हैं स्किप हो सक जाते हैं। जी, पोस्टल ऑर्डर भी बना सकते हैं, बिल्कुल। बैंक ड्राफ्ट भी बना सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट बैंक से बनता है, पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से बनता है। एमफिल का पीवीएमसी रजिस्ट्रेशन मेरे अकॉर्डिंग लाजमी है। जो डीवीएम का है वो भी, डीवीएम का भी लाजमी है, और एमफिल का भी आपका लाजमी है, क्योंकि वो डिग्री आपकी जब तक रजिस्टर्ड नहीं, हमारी जो मेन अथॉरिटी होगी, तो वो डिग्री आपकी मानी नहीं जाती। हाँ जी। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहा, आप 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस आपके एड्रेस ना पीएआरसी ही कर सकता है। उनका जो है नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल भी आप ले लें, आप उनको ईमेल करें। और इसका एक जो है, मेरा आज राब्ता हुआ था एक स्टूडेंट से, वो वहां पे एज ए एएसओ जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप प्रिंट लेके ना फार्म का, आप उसको बाय हैंड फिल करके भी भेज सकते हैं। बाय हैंड फिल कर लें और साथ ड्राफ्ट लगा दें। इस चीज को भी आपने मजीद कंफर्मेशन पीआरसी से मजीद कर लेनी है कि ये इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या हम इसको फार्म में आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, फॉर्म मेरे पास मौजूद है। उनसे आप पूछ लेंगे क्या हम इसको इस तरह से भेज सकते हैं। अगर वो कहें यस, तो आप इस तरह से कर दें, अदरवाइज उन्हें आप अपना जो है वो क्यूरीज बताएंगे, क्योंकि कई लोगों को इशू आ रहा है, वो पिछले साल उन्होंने अप्लाई किया था, अब उनको पासवर्ड याद नहीं है। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ पीएआरसी वालों ने। तो ये इश्यूज अपनी जगह कायम है, जिसकी वजह से लगता ये है कि वो डाउनलोड फॉर्म के ऊपर भी, मैनुअल के ऊपर भी आप लोगों का कबूल कर लेंगे। नहीं जी, सिग्नेचर आपने खुद करने हैं। ऑफिशियल क्यों करेगा? जी, आपका अगर नहीं है बैंक में अकाउंट, फिर भी ड्राफ्ट बन जाता है, आप किसी और के नाम से बनवा लें। कोशिश करें कि अपने नाम से बनवाएं, वो ज्यादा बेहतर है। और दूसरे नंबर पे ये चीज कि आप तो पोस्टल ऑर्डर भी बनवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस जाके वहां से पोस्टल ऑर्डर बनवा लें। अगर आप दो पोस्टों पे करने हैं तो दो सेपरेट एनवेलप यूज करेंगे जी। आपने दो सेपरेट एनवेलप यूज करने हैं। अगर एमफिल चल रहा हो, नहीं, अगर एमफिल अगर आपका चल रहा है, आप स्टूडेंट हैं, तो नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकते। और ये चीज एप्लीकेशन फॉर्म पे काइंडली मेंशन भी ना कीजिएगा।
इंटरव्यू के टाइम बहुत इशू बनता है, वो कहते हैं आप अपना एमफिल कंप्लीट करें, आपको जॉब की फिलहाल जरूरत नहीं है, आपको अपना एमफिल कंप्लीट करना चाहिए। वो कहेंगे अगले साल आना एसओ की सीट के लिए। अभी तो आप एएसओ की सीट पे अप्लाई करेंगे ना, तो वो कहेंगे अगले साल आप एसओ की सीट के ऊपर आए। अगर आप वहाँ डिफेंड कर लेंगे जो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता देते हैं और वो सिलेक्ट हो भी जाते हैं, लेकिन एक नया पंगा डालने की लाजमी वहां पे जरूरत है इंटरव्यू में, बाकी सब छोड़ के वो इसी चीज के पीछे फिर लग जाते हैं कि ये जी आप तो डी एमफिल कर रहे हैं, आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया, आपको कंप्लीट करना चाहिए ये वो, तो इस चक्कर में आप ना पड़े। जी आपका भी यही इशू आ रहा है, सीएनआईसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसका आप ईमेल करें और वही आपको इसका एड्रेस कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में प्राइवेट जॉब आप जी कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। कोई और बंदा आपका ड्राफ्ट बनवा सकता है, जी बनवा सकता है। थर्ड 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ट्रांसक्रिप्ट इज इनफ, डिग्री लाजमी नहीं होती, डिग्री तो 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी आती है। आपका ट्रांसक्रिप्ट इनफ होता है किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए। जी आप 2 सीटों पे अप्लाई कर सकते हैं और 2 ड्राफ्ट बनेंगे, 2 सेपरेट एनविलोप जाएंगे, जिनको आप उनको टीसीएस या भेजेंगे। 2 अलग अलग आपके जाएंगे। और 2 पे अप्लाई करने के लिए जरूरी है आपका एमफिल हो, एमफिल है तो एसओ पे अप्लाई कर देंगे, और अकेला जो डीवीएम है उसकी बेस पे आप एएसओ पे अप्लाई कर देंगे। एएसओ पे अप्लाई करते हुए अपना एमफिल आप मेंशन कर देना। एमफिल वाले को प्रेफर किया जाता है यहाँ पे क्योंकि रिसर्च की जॉब है। वैसे सिंपल डीवीएम भी ऑलरेडी वहाँ जॉब कर रही है। इधर लिखा हुआ है जिनकी बेसिक डिग्री डीवीएम, जी वो लिखा हुआ है उन्होंने विद एमफिल, विद एमफिल जिसकी बेसिक डिग्री डीवीएम होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि नहीं नहीं नहीं, एनिमल साइंसेज वालों को अप्लाई करना चाहिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। अब आप अप्लाई करें डीवीएम वाले से टेस्ट ही ना पास हो, आपके टेस्ट में नंबर ज्यादा हो, ठीक है, ये इस चीज की टेंशन ना लें, आप अप्लाई करें। टेस्ट सेंटर जी इस्लामाबाद और कराची बनता है, 2 टेस्ट सेंटर बनते हैं। ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई किया है तो प्रोविजनल अटैच करके सेंड कर सकते हैं। नहीं जी, आपका ट्रांसक्रिप्ट होना लाजमी है। प्रोविजनल अटैच आप कर देंगे, ट्रांसक्रिप्ट की डेट आपकी जो है वो अप्लाई डेट से पहले का इशू होना चाहिए, वरना मसला बन जाएगा। 19 मार्च से पहले पहले की आपकी कोई डेट होनी चाहिए। आप प्रोविजनल लगा देते हैं, कल को डिग्री आती है उस पे आपकी डेट 20 मार्च भी हुई तो आप जो है वो रेस से बाहर हो जाएंगे। जी फ्रेश डीवीएम ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं एएसओ के लिए, अगर आपके पास आपका ट्रांसक्रिप्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। एक्सपीरियंस तो उन्होंने मांगा ही नहीं है आपसे। आप दोबारा से क्वेश्चन करेंगे, मैं जो ऊपर क्वेश्चन स्किप हो गए वो स्किप हो गए, और मैं यहाँ देख रहा हूँ अभी भी मेरा ख्याल है 70 के करीब क्वेश्चन है आप लोगों के सिर्फ अप्लाई के ऊपर। एप्लीकेशन फॉर्म ही सेंड करना है ओनली, या कोई एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी? ये आप जब वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आएंगे ना, उसके साथ जो जो चीजें अटैच करनी होंगी वो साथ लिखी भी होंगी। होप सर्टिफिकेट पे नहीं जी, एमफिल सितंबर में पूरा होना है, तो जिसकी डिग्री नहीं पूरी वो उसकी डिग्री आप डीवीएम की बेस पे एएसओ पे अप्लाई करेंगे, आप साइंटिफिक ऑफिसर पे अप्लाई नहीं कर सकते। टेस्ट सेंटर इस्लामाबाद और कराची। डॉक्यूमेंट्स का ये साथ लिखा होगा कौन कौन से अटैच करने हैं। एक ही एनविलप में नहीं, 2 अलग एनविलप में भेजना है, अगर एक में भी भेज दिया तो एज सच कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉपर जो गवर्नमेंट का रूल होता है ना, 2 पे अप्लाई किया है तो 2 आपके होने चाहिए, अगर आपने एक पे भी कर दिया तो कोई इशू नहीं है। नोटिफिकेशन नहीं जी, आपका एमफिल का होना लाजमी है, डिफेंस अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई।
नहीं जी, आप कह रहे हैं कि जब तक इनका रिजल्ट आना है, इंटरव्यू आना है, सारा कुछ होना है, तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले आपके हर डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। उन पे आपके जो डेट है वो 19 मार्च से पहले के होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का रूल है। इस तरह एज का भी देखें, एक बंदे की एज उन्होंने अगर मांगी है 32 साल, वो 2 महीने बाद 33 का हो गया, लेकिन चूंकि वो क्लोजिंग डेट पे 32 का था, तो उसका क्लोजिंग डेट वाला डेटा माना जाएगा। जहां पे इस चीज का नुकसान है वहां फायदा भी तो देखें। एक बंदा है वो 32 का था, 32 से 1 महीना कम था, इंटरव्यू एग्जाम वगैरह 3-4 महीने बाद हुए, तब तक वो 33 का हो गया। इसका मतलब ये नहीं वो रेस से आउट हुआ। वो चूंकि क्लोजिंग डेट से पहले पहले बिलो 32 था, तो वो एलिजिबल होगा। सेम कंडीशन अप्लाई ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लोजिंग डेट से पहले के होने चाहिए। जी, अगर आपका एमफिल हो चुका है, पीवीएमसी का मसला है, तो पीवीएमसी के लिए अप्लाई कर दें 19 मार्च से पहले पहले। और जो डॉक्यूमेंट आपके पास हो, बैंक ड्राफ्ट हो, उसकी कॉपी अपने पास रख लें कि मैंने तो सर पहले अप्लाई कर दिया है, अगले डिपार्टमेंट का ये इशू है कि उनके जो है अभी चेयरमैन या सेक्रेटरी नहीं आए, तो इसमें हो जाएगा। सैलरी जो है जी, जो एसओ है उसकी ऑलमोस्ट 95 के सैलरी है, 95,000। और जो एएसओ है उसकी 80 है। ये सैलरी 80 और 95 है कंट्रैक्ट की। जो परमानेंट होते हैं ना, उनकी सैलरी कम होती है, क्योंकि उनके काफी सारी चीजें पेंशन की मद में कटती हैं, बेनोवलेंट फंड की मद में कटती हैं, तो उनकी सैलरी कम होती है। मीन सेम सैलरी जो इस वक्त एक 17 ग्रेड ऑफिसर किसी और अदारे में ले रहा है, न्यूली अपॉइंटेड, वही इनकी सैलरी होगी। ऑलमोस्ट वो 17 ग्रेड की 80 के राउंड अबाउट बनती है, और 16 ग्रेड की 60 के राउंड अबाउट बनती है, 60-62 इतनी सैलरी होगी। जी, अब नेक्स्ट सेशन मैं भी यही सोच रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन की तरफ जाया जाए कि इसकी आप प्रिपरेशन कैसे करें। अप्लाई के ऊपर काफी लंबा हो गया, और मेरा ख्याल है ये 90 मैसेज अभी इसके नीचे भी हैं जिनको अभी मैंने जवाब देना है। हाँ जी, पीबीएमसी सर्टिफिकेट के लिए भी यही रूल है कि 19 से पहले अप्लाई होना चाहिए। नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है आपकी किसी भी डिग्री में जो है वो 3 से कम सीजीपीए, या जो है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड क्लास डिवीजन नहीं होनी चाहिए। मजीद इसको आप कंफर्म भी कर लीजिएगा एक ईमेल उनको करके। नहीं, उन्होंने देखिए लिखा हुआ है कि सी ग्रेड डिग्री वाला अप्लाई नहीं कर सकता। और ये पहले डिस्कस हो गया कि कुछ लोग उनके पास पहले से कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ये जॉब्स इसलिए हैं कि उनको परमानेंट किया जाए। देयर आर चांसेस, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज ऊपर भी सीटें हैं। जितने लोग इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट है ना, और जो ये सीटें हैं ये उससे ज्यादा हैं, तो मेरिट पे भी हो सकते हैं। और अब तक जो इससे पहले रही है, सेशन के स्टार्ट में मैंने ये चीजें बताई आपको कि यहाँ पे रेफरेंस बेस ज्यादा काम चलता है। पेपर और इंटरव्यू जो है अब तक प्रोजेक्ट बेस्ड जो पिछले सालों में रहे हैं, वो बस खाता पूरी होती थी। लेकिन ये चीजें आप लोगों ने हैंडल करनी है ना। आप लोग इसकी फीस भर रहे हैं, इतना ट्रैवल करके जा रहे हैं, आप ये चीजें देखें तो पोर्टल्स मौजूद हैं। सीएम पोर्टल है, पीएम पोर्टल है, वफाकी महोत्सव है, सूबाई महोत्सव है। आप लोग सब इकट्ठे होके इस चीज को इंश्योर करें कि ये 240 सीटें मेरिट पे ही होनी चाहिए। आप में करेंगे तो हजारों अप्लाई, लेकिन जिन 240 लोग सिलेक्ट हों, एटलीस्ट वो तो मेरिट पे होना, आप में से जो काबिल लोग हैं। ये ना हो कि पिछली रविश के मुताबिक ही सिलेक्शंस की जाए। जी, मैं टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। अभी उसके ऊपर ही सेशन अगला मैंने स्टार्ट करना है कि इसका कोर्स कंटेंट क्या है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, और वो सारा कुछ मेरा ख्याल है वो आपका 12 बजे स्टार्ट होना है। 11:10:50 का कहा था, लेकिन आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं।
ये मेरा ख्याल है इनको जो है मैं यहीं पे एंड करता हूँ इस सेशन को। अभी टाइम हो रहा है 10:54 54। आप मुझे पूरे 11 बजे जो लिंक आपको दिया हुआ है उसके ऊपर दोबारा से ज्वाइन कर लें, ठीक है? 11 बजे पूरे। और फिर मैं उस सेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने जो है वो एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, किन बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए, जनरल नॉलेज किन बुक से आता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तो अब तक के लिए जो क्वेश्चंस आपके हो गए ठीक है। ग्रुप की मैं प्राइवेसी ओपन कर दूंगा, वहां भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ को मैं एड्रेस कर दूंगा, कुछ को जो पुराने लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी पीएआरसी में वो एड्रेस कर देंगे। कुछ आप उनको ईमेल्स करके या उनका हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके चीजों को रिजॉल्व कर लेंगे। अभी काफी दिन पड़े हैं, आपके अप्लाई में चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो जो आपके इश्यूज आ रहे हैं, किसी का लॉग इन नहीं हो रहा, किसी का पासवर्ड का इशू आ रहा है, वो सारी चीजें आपके एड्रेस हो जाएंगी। अभी काफी दिन पड़े हैं। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करें। बेस्ट ऑफ लक जी। और न्यू सेशन 11 बजे पूरा जो है मेरा आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।